हिंसक तलवार की ऊर्जा इतनी डरावनी है कि यह सैकड़ों मजबूत लोहे को भी टुकड़ों में काट सकती है। रुद्र इसमें सुरक्षित रह सका क्योंकि उसके शरीर पर 2 तलवारें थीं जिनमें हल्की चमक थी। इस चमक की वजह से हिंसक तलवार की ऊर्जा ने उस पर कोई असर नहीं किया। इस समय दूर से एक आदमी की धुंधली आकृति दिखाई दी। इस आदमी के हाथ में 2 तलवारें थीं, बाएं हाथ में एक पतली तलवार और दाएं हाथ में एक भारी तलवार। तलवार का राजा, जिसे कोई पछतावा नहीं। रुद्र थोड़ा चौंक गया। ये असली तलवार का राजा नहीं था, बल्कि उसकी छाया थी जो पीछे रह गई थी। इस समय तलवार के राजा की छाया हिली और आसमान में हिंसक तलवार की ऊर्जा उसके साथ चली। उसके दाएं हाथ की भारी तलवार ने बहुत ताकत दिखाई। बाएं हाथ की पतली तलवार ने तेज और हल्की तलवार की शक्ति दिखाई। एक ही इंसान ने 2 पूरी तरह अलग तलवार की शक्तियों को एक साथ दिखाया। ये अजीब नहीं लगा, बल्कि 2 चरम सीमाओं का एहसास कराया। जब दोनों तलवारें चल रही थीं, रुद्र के दिल में एक अजीब और रोक न सकने वाला एहसास हुआ, जैसे वह एक साथ 2 तलवारबाजों का सामना कर रहा हो। एक तलवारबाज जो भारी तलवार में माहिर था और दूसरा जो हल्की तलवार में माहिर था। भारी तलवार वाला खुलकर हमला करता था और उसकी ताकत बहुत थी, जबकि हल्की तलवार वाला तेज था और जल्दी हमला कर सकता था। रुद्र ने नहीं सोचा था कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो हल्की और भारी तलवार को एक साथ बिना किसी टकराव के इस्तेमाल कर सके। इस समय तलवार के राजा की छाया तलवार की ऊर्जा की गहराई में चली गई। रुद्र ने थोड़ा सोचा, फिर अपनी पतली तलवार और भारी काली तलवार उतारी और तलवार के राजा की छाया के पीछे चल पड़ा। तलवार के राजा की छाया उसी तरह नाच रही थी। भारी तलवार पहाड़ की तरह थी, हल्की तलवार हवा और बिजली की तरह तेज थी। रुद्र उसके पीछे पीछे चलता रहा और दोनों तलवारों को नचाता रहा। लेकिन यह थोड़ा खतरनाक था, क्योंकि वह हिंसक तलवार की ऊर्जा में था। दोनों तलवारों की चमक कमजोर पड़ रही थी और कई बार वह हिंसक ऊर्जा में फंसते फंसते बचा। फिर भी रुद्र को जरा भी डर नहीं था। वह तलवार के राजा की छाया का पीछा करता रहा और उसके साथ अभ्यास करता रहा। जैसे जैसे वह अभ्यास करता और आगे बढ़ता गया, दूर से हिंसक तलवार की ऊर्जा में कुछ अक्षर उभरे। ये अक्षर तलवार के इरादे से लिखे गए थे और सिर्फ खास जगह से दिखते थे। ये मेरी बनाई हुई 2 ध्रुव तलवार की तकनीक है। हल्की तलवार बिजली की तरह है और भारी तलवार पहाड़ की तरह। दोनों के मिलने से ये आसमान और धरती के 2 ध्रुवों को बदल सकती है। 2 ध्रुव तलवार में 3 चालें और 4 रूप हैं। पहली चाल है भारी तलवार से पहाड़ काटना, दूसरी चाल है हल्की तलवार से शैतान का रोना। दोनों चालें रहस्यमयी स्तर के मध्यम स्तर की हैं। दूसरी चाल है 2 ध्रुव तोड़ना, जो रहस्यमयी स्तर तक पहुंच सकती है। तीसरी चाल है विनाश। अगर इसे सीख लिया जाए तो यह धरती के निचले स्तर तक पहुंच सकती है। रुद्र बहुत हैरान था कि ये एक पूरी मार्शल आर्ट की कला थी। मार्शल आर्ट आमतौर पर अलग अलग होती हैं। पूरी कला बहुत कम होती है। जो मार्शल आर्ट की पूरी कला बना सकते हैं, उनकी कला में बहुत ऊंची समझ होती है और मध्यम रहस्यमयी स्तर से लेकर निचले धरती स्तर तक की पूरी मार्शल आर्ट और भी दुर्लभ है। इसकी कीमत को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तलवारबाजों के लिए, खासकर रुद्र जैसे लोगों के लिए जो तलवार की मार्शल आर्ट की सख्त जरूरत में है, ये एक खजाना है। हालांकि स्टार क्लाउड अभी भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन वो भारी तलवार की कला है। भारी तलवार के साथ भी ये तलवार को पूरी तरह से नहीं चला सकती। तलवार की मार्शल आर्ट अलग है। ये रुद्र की तलवार को और ताकतवर बना सकती है और उसका तलवार का इरादा भी मजबूत होगा। खास बात यह है कि ये तलवार की कला तलवार के राजा ने बनाई थी, जो इसे और कीमती बनाती है, क्योंकि ये तलवारबाजों के लिए सबसे सही कला है। पहली 2 चालों को छोड़ दें, तीसरी चाल जो धरती के स्तर तक पहुंचती है, वो और भी कीमती है। धरती स्तर की मार्शल आर्ट बहुत कम होती है। मयूर मार्शल हॉल में भी ऐसी कला आसानी से नहीं दी जाती। सिर्फ मुख्य सदस्य ही इसे सीख सकते हैं। साधारण मार्शल आर्ट सीखने वालों के लिए धरती स्तर की कला तो दूर, ऊंचे रहस्यमयी स्तर की कला भी बहुत अच्छी होती है। सिल्वर ऑर्डर के सदस्य भी सिर्फ मध्यम रहस्यमयी स्तर की कला तक पहुंच सकते हैं और सबसे ऊंची ऊपरी रहस्यमयी स्तर की कला होती है। रुद्र ने तलवार के राजा की छाया के साथ
2 ध्रुव तलवार की तीनों चालें और 4 रूप सीखे। जब उसकी ताकत सही तरीके से चलने लगी, तब उसने अपना मन प्राचीन रहस्यमयी जगह में डुबो दिया। रुद्र ने प्राचीन गुप्त क्षेत्र में अभ्यास शुरू किया। थोड़ी देर अभ्यास करने के बाद रुद्र ने अपना मन बाहर की दुनिया में लौटाया। तलवार के राजा की छाया को अभ्यास करते देखा और फिर उसे याद करके प्राचीन गुप्त क्षेत्र में अभ्यास किया। दोनों को मिलाकर रुद्र का अभ्यास बहुत तेज हो गया। पहली 2 चालें, जिन्हें सीखने में बहुत समय लगता, रुद्र ने 15 मिनट से कम में सीख ली। दोनों को देखते हुए रुद्र अभ्यास करता रहा। ये देखने और करने की विधि अकेले प्राचीन गुप्त क्षेत्र में अभ्यास करने से कई गुना तेज थी। रुद्र के हाथ में चाकू बार बार काटता रहा और चाकू की छाया भारी थी, जैसे वह कदम कदम चल रहा हो। भारी तलवार पहाड़ की तरह थी, हल्की तलवार तेज हवा की तरह थी। भारी तलवार में गहरी ताकत थी और हल्की तलवार बिजली की तरह तेज थी। आधा दिन बीत गया। रुद्र ने अपना मन प्राचीन गुप्त क्षेत्र से हटाया, क्योंकि तलवार की ऊर्जा स्थिर हो गई थी और तलवार के राजा की छाया भी गायब हो गई थी। संदर्भ खोने के बाद रुद्र का अभ्यास धीमा हो गया। पता नहीं अगली बार तलवार की ऊर्जा कब तेज होगी। रुद्र को थोड़ा अफसोस हुआ। अगर तलवार की ऊर्जा तेज रहती तो वह 2 ध्रुव तलवार की कला और तेजी से सीख सकता था। दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। दीदी, मुझे बचाओ! शिवी संप्रदाय की एक महिला शिष्या को एक गंजे आदमी ने पकड़ लिया। वह डर से कांप रही थी और वहीं ढह गई। हट! गंजे आदमी ने एक लात मारी। धड़ाम! शिव संप्रदाय की महिला शिष्या को इतनी जोर से लात मारी गई कि वह उछल कर गिर पड़ी। उसकी पसलियां टूट गईं, मुंह और नाक से खून बहने लगा और वह तुरंत लड़ने की हालत से बाहर हो गई। वरुण का चेहरा बदल गया। अब सिर्फ वे 3 बचे थे। बाकी जिंदा थे या मर गए, पता नहीं। शिवी संप्रदाय की 2 शिष्याओं में से एक पकड़ी गई थी और दूसरी बुरी तरह घायल थी। वरुण भी पहले घायल हो चुका था और अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा सकता था। मैं तुम्हें डिब्बा दे दूंगा, बस इन्हें जिंदा छोड़ दो, वरुण ने दांत पीस कर कहा। तुम्हें मुझसे सौदा करने का हक क्या है? गंजे आदमी ने हंसकर कहा। फिर उसने शिवी संप्रदाय की शिष्या को पकड़ा और ऊंचा उठा लिया। शिष्या का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और वह कांप रही थी। उसके कपड़े उतारो, फिर इस हड्डी सड़ाने वाले पाउडर को उसके शरीर पर छिड़क दो, उसे बहुत मजा आएगा। लकड़ी की कुर्सी पर बैठी नमिता ने एक जेड की बोतल फेंकी। मारना है तो मार दो, उसे ऐसे क्यों तड़पाते हो? तुम में इंसानियत बची है, शिवी संप्रदाय की अगुआ शिष्या ने दांत पीस कर कहा। अगर हड्डी सड़ाने वाला पाउडर किसी पर छिड़का जाए तो वह उसके मांस और खून को तेजी से गला देता है। इंसान जल्दी नहीं मरता, बस अपनी मांस और खून को गलते हुए देखता है, और यह पूरा दर्द बहुत भयानक होता है। इंसानियत, ये मेरे हाथ में है, मैं इसे जैसा चाहूंगी वैसा मरने दूंगी, नमिता ने हंसकर कहा। तुम्हारा दिल बहुत जहरीला है, वरुण ने कहा। मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत? बहुत अच्छे, इसे तड़पाकर मारने के बाद तुम्हारी बारी होगी। नमिता ने वरुण को देखा और गंजे आदमी को इशारा किया। गंजे आदमी ने हंसते हुए शिवी संप्रदाय की शिष्या के कपड़े पकड़े। नहीं, शिवी संप्रदाय की अगुआ शिष्या ने सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वरुण ने दांत पीसे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। चट! एक तेज तलवार की आवाज गूंजी। भारी काली तलवार अचानक हवा में आई और नीचे गिरी, जैसे पहाड़ गिर रहा हो। इसमें तलवार की ताकत बहुत थी। गंजे आदमी का चेहरा बदल गया और उसने मुक्का मारा। पहाड़ तोड़ो! मुक्के की आवाज तेज थी। धड़ाम! भारी काली तलवार उसके दस्ताने से टकराई और पूरा दस्ताना फट गया। न्याय होगा, रुद्र ने धीरे से 2 शब्द कहे। भारी काली तलवार में और भी ताकत आई और तलवार की हैरान करने वाली शक्ति उसमें से निकली। गंजे आदमी का बायां हाथ और कंधा टुकड़ों में बिखर गया और उसकी जान चली गई। वह चीख भी नहीं सका और वहीं गिर गया। एक चाकू सिल्वर ऑर्डर के सदस्य को मार डाला। वरुण और बाकी लोग हैरान होकर रुद्र को देखने लगे। उसके हाथ में भारी काली तलवार थी और उसके शरीर से तलवार की ऊर्जा निकल रही थी। उसका तलवार का इरादा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। नमिता की हंसी गायब हो गई और उसके गाल थोड़े कांपने लगे। तुम सब मिलकर इसे मार डालो, नमिता ने कांस्य ऑर्डर के बाकी सदस्यों को आदेश दिया।
एक दूसरे को देखने के बाद कांस्य ऑर्डर के लोग दांत पीसकर रुद्र को घेरने लगे। रुद्र ने कदम बढ़ाए और भारी काली तलवार उसके साथ चली। बहुत तेज तलवार की रोशनी फैली। जहां तलवार पहुंची वहां कांस्य ऑर्डर के लोग एक एक करके गिरने लगे। उनकी रक्षा तलवार के इरादे के सामने बेकार थी और वे एक एक करके मारे गए। वरुण और बाकी लोग हैरान थे। कांस्य ऑर्डर के ताकतवर लोग अब रुद्र के सामने साधारण मार्शल विशेषज्ञों की तरह मर रहे थे। रुद्र इतना ताकतवर कैसे हो गया? वरुण समझ नहीं पाया। पहले रुद्र मजबूत था, लेकिन इतना नहीं। पहले गंजे आदमी से लड़ते वक्त वह उसके बराबर था, लेकिन अब आधे दिन बाद रुद्र ने गंजे को एक झटके में मार डाला। अब वह 9 कांस्य ऑर्डर के लोगों से अकेले लड़ रहा था और उन्हें एक एक करके काट रहा था। आखिरी कांस्य ऑर्डर का सदस्य कटने के बाद रुद्र ने धीरे से भारी काली तलवार रख दी। ताली ताली, शानदार, सचमुच शानदार। नमिता ने अचानक ताली बजाई और हंसते हुए कहा, तुम बहुत ताकतवर हो, बहुत अच्छे। मुझे तुम पसंद आए। मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं तुम्हें हर महीने एक मध्यम दर्जे का आध्यात्मिक पत्थर दूंगी। 1 साल में तुम्हें गोल्डन ऑर्डर का सदस्य बना दूंगी और तुम्हें पर्पल गोल्ड ऑर्डर का मौका भी दूंगी। वरुण और बाकियों का चेहरा बदल गया। ये नमिता कौन है? इतने बड़े वादे करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? गोल्डन ऑर्डर या पर्पल गोल्ड ऑर्डर का सदस्य बनाना? ज्यादातर लोगों में इतना भरोसा नहीं होता। गोल्डन या पर्पल गोल्ड ऑर्डर की बात छोड़ो, हर महीने एक मध्यम दर्जे का आध्यात्मिक पत्थर भी बहुत लोगों को लुभाने के लिए काफी है। ये शर्त बहुत अच्छी है। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। रुद्र मान गया। वरुण और बाकी लोगों का चेहरा उदास हो गया। ऐसी शर्तों पर वे भी ललचाते तो रुद्र जैसे तलवारबाज का क्या, जिसे अभ्यास के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत होती है। लेकिन मैं जो ज्यादा करना चाहता हूं वो है तुम्हें मारना। रुद्र ने अपनी भारी काली तलवार नमिता की ओर तान दी। नमिता का हंसता चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। उसका चेहरा गुस्से और उदासी से भर गया। क्या सचमुच लगता है कि अपनी थोड़ी सी ताकत से मुझे मार सकते हो? मैं तुम्हें जिंदा छोड़ना चाहती थी, लेकिन तुम खुद मरना चाहते हो। तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सिल्वर फेस, इसे मार डालो। उसके बोलते ही सिल्वर फेस गायब हो गया और एक काली छाया बन गया। फिर से शुरू। वरुण का चेहरा बदल गया। उसने सिल्वर फेस को इतनी तेजी से हमला करते देखा था कि 5 संप्रदायों के कई शिष्यों की गर्दन कट गई थी और उन्हें कुछ करने का मौका भी नहीं मिला था। खनक, धातु टकराने की आवाज आई। रुद्र के हाथ में भारी काली तलवार कब ऊपर उठ गई थी पता नहीं, और उसने नीले ब्लेड को रोक दिया। रोक लिया? वरुण हैरान था। सिल्वर फेस की बची हुई आंख में भी हैरानी दिखी। उसका यह हमला पहले से कहीं तेज और ताकतवर था। सिल्वर ऑर्डर का गंजा आदमी भी शायद इसे न रोक पाता, लेकिन रुद्र ने रोक लिया। हल्की तलवार ऐसे नहीं चलाई जाती। ध्यान से देखो, मैं तुम्हें सिखाता हूं। रुद्र के बाएं हाथ में एक पारदर्शी ब्लेड दिखा। शैतान का रोना, पतली तलवार ने काटा। सिल्वर फेस ने बस एक पारदर्शी चमक देखी और फिर उसकी गर्दन पर खून की लकीर बन गई। इतना तेज? क्या यह हल्की तलवार की सबसे तेज गति है? तलवारबाज सचमुच डरावने होते हैं। सिल्वर फेस पहले घुटनों पर गिरा, फिर जमीन पर ढह गया। उसकी जान चली गई और उसकी एक आंख मरते वक्त भी खुली रही। तलवार चलाने वाला मार्शल विशेषज्ञ और तलवारबाज में बहुत फर्क होता है। पहले के पास बस एक हथियार ज्यादा होता है, जबकि दूसरा तलवार को पूरी तरह अपने में मिला लेता है। अगर तलवार चलाने वाला अपनी तलवार की कला को परफेक्ट कर भी ले तो भी वह तलवारबाज से मुकाबला नहीं कर सकता। वरुण और बाकी लोग फिर से हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आया कि रुद्र ने कैसे हमला किया और सिल्वर फेस जमीन पर मर गया। अब तुम्हारी बारी है। रुद्र ने नमिता की ओर देखा। क्या सचमुच लगता है कि इन 2 हारे हुए लोगों को मारकर मुझे मार सकते हो? तुम बहुत मूर्ख और हास्यास्पद हो। मैं तुम्हें अभी थोड़ा और जीने दूंगी। जब तुम यहां से बाहर जाओगे तो मैं तुम्हें पछतावा करवाऊंगी कि तुमने मुझसे दुश्मनी की। नमिता खड़ी हुई और एक गोली निगल गई। पल भर में नमिता पीछे हटी और उसकी गति बहुत तेज हो गई, बहुत तेज। वरुण और बाकियों का चेहरा बदल गया। गोली निगलने के बाद नमिता की गति जन्मजात स्तर के मास्टर्स जितनी हो गई थी, उनमें से कोई भी उसका पीछा नहीं कर सकता था। इस समय रुद्र वहां से गायब हो गया। नहीं, गायब नहीं हुआ, बल्कि बहुत तेज था। वरुण ने एक रोशनी देखी।
मार्शल आत्मा? वरुण चौंक गया। फिर समझ आया कि वह गलत देख रहा था। दुनिया में ऐसी मार्शल आत्मा कैसे हो सकती है? पानी और आग जैसी खास मार्शल आत्माएं होती हैं, लेकिन रोशनी वाली मार्शल आत्मा के बारे में वरुण ने कभी नहीं सुना था। जब नमिता ने रुद्र को अचानक अपने सामने देखा तो उसका चेहरा जम गया। रुद्र के हाथ की भारी काली तलवार नमिता पर गिरी। धड़ाम! नमिता के शरीर पर सुनहरी कवच में घने निशान उभरे। इन निशानों ने बहुत मजबूत रक्षा बनाई और काली भारी तलवार को रोक दिया। मुझे मारना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। तुम मेरे आध्यात्मिक कवच की रक्षा भी नहीं तोड़ सकते। नमिता ने तिरस्कार दिखाया और ठंडे स्वर में कहा, मुझ पर हमला करने की हिम्मत की? मैं तुम्हें पछतावा करवाऊंगी। यहां से निकलने के बाद मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करवाऊंगी। तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार, फिर मैं उन्हें पकड़वाऊंगी, तुम्हारे सामने लाऊंगी और एक एक करके मारूंगी ताकि तुम देख सको। तुम मरने के लिए तैयार हो? रुद्र की आंखों में मारने का इरादा भरा और उसकी तलवार का इरादा और मजबूत हो गया। न्याय का इरादा भारी काली तलवार फिर से काटी। धड़ाम! निशानों ने फिर से हमला रोक लिया। बेकार है, तुम मेरा आध्यात्मिक कवच नहीं तोड़ सकते। नमिता ने हंसा। रुद्र ने उसकी बात अनसुनी की और अचानक उछला। उसने भारी काली तलवार को पागलों की तरह घुमाया। न्याय का इरादा बार बार निकला और बहुत ताकतवर तलवार का इरादा नीचे गिरता रहा। तुम अपनी ताकत से ज्यादा सोचते हो। मैंने कहा था, तुम मेरा आध्यात्मिक कवच नहीं तोड़ सकते। नमिता गर्व से बोल रही थी, लेकिन बीच में उसकी हंसी रुक गई। भारी काली तलवार के आखिरी हमले से निशानों में दरारें पड़ गईं। तुम्हारी तलवार, क्या यह आध्यात्मिक हथियार है? नमिता की आवाज कांप रही थी, क्योंकि सिर्फ आध्यात्मिक हथियार ही आध्यात्मिक कवच को तोड़ सकता है। रुद्र ने जवाब नहीं दिया और काटता रहा। धड़ाम! आखिरकार निशान टूट गए और टुकड़े टुकड़े हो गए। भारी काली तलवार की ताकत नमिता पर गिरी और हड्डियों के टूटने की आवाज आई। नमिता की छाती की हड्डियां टूट गईं। अगर कवच ने ब्लेड को न रोका होता तो वह मर चुकी होती। फिर भी नमिता जमीन पर गिर गई। वह दर्द सहते हुए उठने की कोशिश कर रही थी। रुद्र आगे बढ़ा और उसके दाएं पैर पर जोर से कदम रखा। खटाक! चिल्लाहट के साथ नमिता के दाएं पैर की हड्डियां टूट गईं। वह दर्द से कांप रही थी और उसका चेहरा डर और दर्द से बिगड़ गया था। मुझे मत मारो। जो चाहो दूंगी। मेरे पास 3 ऊंचे दर्जे के आध्यात्मिक पत्थर हैं, सब तुम्हें दे दूंगी। मेरे पास एक दिव्य ड्रैगन पिल है जो ताकत बढ़ाती है, वो भी बहुत कीमती है, वो भी दूंगी। ये कवच भी दूंगी, बस मुझे छोड़ दो। नमिता डर से बोली। अब उसमें पहले जैसा घमंड नहीं था। तुम्हारी आंखों में दुश्मनी है। अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं तो मेरे दोस्त और रिश्तेदार तुम्हारे बदले का शिकार दोगी? क्या लगता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा? जब तुम यहां मारने आई थीं तो मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए था। रुद्र ने नमिता को बोलने का मौका नहीं दिया। उसकी पतली तलवार नीचे गिरी और उसकी गर्दन काट दी। नमिता को मरते देख रुद्र को कोई पछतावा नहीं हुआ। नमिता कोई भी हो, अगर उसके दोस्तों और परिवार को नुकसान पहुंचाने का विचार उसके मन में है तो रुद्र उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये उसकी आखिरी सीमा है। नमिता की कमर पर एक सोने का थैला था। रुद्र ने उसे खोला तो सबसे पहले 3 अंगूठे के आकार के ऊंचे दर्जे के आध्यात्मिक पत्थर दिखे। उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। रुद्र ने अंदाजा लगाया कि एक पत्थर 70-80 मध्यम दर्जे के अच्छे पत्थरों के बराबर होगा। इसके अलावा रुद्र को कुछ चीनी मिट्टी की बोतलें मिलीं, लेकिन उसने उन्हें जल्दबाजी में नहीं खोला क्योंकि उन पर नाम लिखे थे और सब जहरीली थीं। इन बोतलों में से रुद्र को दिव्य ड्रैगन पिल मिली। वो एक जेड की बोतल में थी। खोलते ही दवा की तेज खुशबू आई। बस सूंघने से रुद्र के शरीर की असली ऊर्जा थोड़ी बढ़ गई। दिव्य ड्रैगन पिल को रखने के बाद रुद्र को एक ऊंचे रहस्यमयी स्तर की तलवार कला मिली, चंद्र आत्मा तलवार तकनीक। इस स्तर की तलवार कला बहुत कीमती होती है क्योंकि तलवारबाज बहुत होते हैं, इसलिए तलवार की कला की कीमत दूसरी मार्शल कलाओं से ज्यादा होती है। रुद्र ने तलवार कला को भी रख लिया। नमिता के शरीर का कवच असली आध्यात्मिक कवच नहीं था, बल्कि सिर्फ एक अधूरा कवच था। ये पूरी तरह बना नहीं था और रुद्र की 2 तलवारों से बहुत कम था। अगर ये असली आध्यात्मिक कवच होता
तो 2 तलवारों से इसे काटना नामुमकिन था। नमिता का कवच टुकड़ों में टूट चुका था। टूटने के बाद इसकी कोई कीमत नहीं थी, इसलिए रुद्र ने इसे लेने की सोच भी नहीं की। इस समय वरुण और बाकी लोग आए। रुद्र, आपकी जान बचाने की कृपा वरुण हमेशा याद रखेगा। भविष्य में अगर कोई जरूरत हो तो रुद्र मुझसे कह सकते हैं। जो वरुण कर सकेगा वो जरूर करेगा, वरुण ने कृतज्ञता से कहा। अगर रुद्र ने हमला न किया होता तो उनके लिए यहां से जिंदा निकलना मुश्किल था। रुद्र, इस लड़की की पहचान आम नहीं है। आपको मयूर मार्शल हॉल में सावधान रहना होगा, शिव संप्रदाय की अगुआ शिष्या ने चिंता से कहा। क्या तुम मयूर मार्शल हॉल छोड़ रहे हो? रुद्र ने वरुण और बाकियों को देखा। मयूर मार्शल हॉल पहुंचने के बाद हमें समझ आया कि यहां की प्रतियोगिता कितनी क्रूर है। हमारी ताकत और संभावनाओं से मयूर मार्शल हॉल के सदस्यों से मुकाबला करना मुश्किल है। इसलिए हमने तय किया कि यहां से निकलने के बाद शिव संप्रदाय लौट जाएंगे, शिव संप्रदाय की अगुआ शिष्या ने जल्दी कहा। मैं अभी नहीं जाऊंगा, पहले मयूर मार्शल हॉल में रहूंगा, वरुण ने कहा और एक काला डिब्बा निकाला। रुद्र, यह हमें तलवार के राजा के महल में मिला था, क्या आप इसे पहचानते हैं? वरुण ने डिब्बा खोला, जिसमें एक चमकदार काला मोती था। जब हमें पहले पीछा किया जा रहा था तो हम गलती से तलवार के राजा के महल में पहुंच गए और वहां यह काला डिब्बा मिला। मैंने इसे अपने सबको दिखाया, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह क्या है, वरुण ने कहा। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, रुद्र ने सिर हिलाया। अभी हमें नहीं पता कि यह क्या है। अगर इसे अपने पास रखा तो शायद हम इसे बचा ना सके। क्या रुद्र इसे पहले अपने पास रख सकते हैं? वरुण ने रुद्र को देखा। दरअसल वे इसे रुद्र को देना चाहते थे। आखिर रुद्र ने उनकी जान बचाई थी तो इसे बदले में देना सही था। बस उन्हें डर था कि रुद्र मना कर देगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। यह तुमने खोजा है, तुम इसे अपने पास रख लो, रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। रुद्र के मना करने पर वरुण ने जल्दी कहा। रुद्र, हमें नहीं पता कि यह क्या है और इसे अपने पास रखने से कोई फायदा नहीं होगा। हमारी ताकत से इसे रखना भी मुश्किल है, कृपया मना न करें। मना न कर पाने पर रुद्र ने इसे ले लिया। रुद्र, टूटी तलवार की गुफा बंद होने वाली है, इसे फिर से खुलने में समय लगेगा। हमें जल्दी निकलना चाहिए, वरना हम यहां फंसकर मर जाएंगे, वरुण ने कहा। फिर रुद्र ने आगे रास्ता खोला और सब पुराने रास्ते से लौट आए। टूटी तलवार की गुफा से निकलने के बाद वरुण और शिव संप्रदाय की 2 शिष्याएं जल्दी चली गईं। रुद्र मयूर मार्शल हॉल से पुराने रास्ते पर निकला और जीवन मृत्यु के रास्ते पर लौटा। रुद्र, तुम लौट आए? आग के पास बैठी कियारा ने रुद्र को देखकर खुशी जताई। तुम क्या कर रही हो? रुद्र ने पूछा। यहां खाने को कुछ नहीं था तो मैंने आग जलाई और कुछ मांस भूना। हॉल मास्टर ने अभी कुछ खाया और थोड़ा बचा है। मैंने स्नेहा के लिए थोड़ा रखा और बाकी आपके लिए है, कियारा ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। तुम खाना भी बना सकती हो? रुद्र हैरान था। मैं बचपन से अकेली हूं और खाना बनाना पहले से सीख चुकी हूं, कियारा ने हंसते हुए कहा। यह बात छोड़ो, आओ और स्वाद चखो, रुद्र ने जवाब दिया और शून्य क्षेत्र की घंटी को देखा। वो पहले से शुरू हो चुकी थी। स्नेहा अंदर गई थी और शायद थोड़ी देर तक बाहर ना आए। ये लड़की सचमुच जिद्दी है, रुद्र ने असहाय होकर सिर हिलाया। इस समय कियारा ने भुना हुआ मांस दिया। रुद्र ने लिया और एक काट लिया। उसने हैरानी से कियारा को देखा। स्वादिष्ट है? कियारा ने पूछा। बुरा नहीं, रुद्र ने सिर हिलाकर जवाब दिया। उसने देखा कि आग के पास कोयले की एक परत थी जिस पर कुछ भुना मांस रखा था। उसे हल्की आंच पर गर्म रखा जा रहा था ताकि ठंडा ना हो। कियारा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता कैसे इंसान हैं? रुद्र ने कियारा को देखा। मैंने उन्हें नहीं देखा, कियारा ने हल्के से सिर हिलाया, फिर आह भरी। मेरी मां मेरे 9 साल की उम्र में बीमारी से मर गई। मरने से पहले उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे पिता एक शानदार इंसान थे। कितना शानदार मुझे नहीं पता। सच कहूं तो मैं उन्हें अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए ढूंढ रही हूं। यह सुनकर रुद्र को थोड़ी राहत मिली। उसे डर था कि जब कियारा सत्यनारायण शर्मा से मिलेगी तो वह उसकी कल्पना से बहुत अलग होगा और वह दुखी और निराश होगी। जब रुद्र सत्यनारायण शर्मा की खबर देने वाला था तभी एक घंटी बजी।
स्वर्ग की घंटी बज रही है। रुद्र ने शून्य क्षेत्र की स्वर्गीय घंटी को देखा। पूरी घंटी हिल रही थी। धूम धूम, पीछे से दो और आवाजें आईं। स्वर्ग की घंटी 3 बार बजी। लगता है मैंने तुम्हारी बहन स्नेहा की ताकत को कम समझा था। हॉल मास्टर विश्वदेव अचानक रुद्र के सामने आया और दूर की शून्य क्षेत्र की घंटी को देखा। क्या आपको पहले से पता था कि स्नेहा टेस्ट पास कर लेगी? रुद्र का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने पहले स्नेहा को नहीं रोका था क्योंकि उसे यकीन था कि वह शून्य क्षेत्र की घंटी का टेस्ट पास नहीं कर पाएगी, लेकिन उसने पास कर लिया और घंटी 3 बार बजी। जिन्होंने कभी शून्य क्षेत्र की घंटी नहीं बजाई, उन्हें नहीं पता कि इसे बजाना कितना मुश्किल है। मैं इतना अच्छा नहीं हूं कि पहले से बता सकूं कि वह पास करेगी। बस मुझे लगा कि उसके स्वभाव से पास करने की संभावना ज्यादा होगी। तुम जैसे ही जब तुम आए थे, मुझे नहीं लगा था कि तुम टेस्ट पास कर सकते हो, और ये तो सोचा भी नहीं था कि तुम घंटी को 10 बार बजा दोगे। हॉल मास्टर विश्वदेव ने धीरे कहा। क्या आप उसे नहीं ले सकते? रुद्र ने विश्वदेव को देखा। क्या तुम डरते हो कि वह दक्षिण हॉल में मर जाएगी? दक्षिण हॉल के दाखिले के नियम करीब 1000 साल से चले आ रहे हैं और किसी ने उन्हें नहीं बदला। पहले हॉल मास्टर ने नहीं बदला, बाद वालों ने भी नहीं। क्या लगता है मैं बदल दूंगा? क्या तुमने सोचा कि वह उत्तर हॉल में सुरक्षित रहेगी? हॉल मास्टर विश्वदेव ने आंखें सिकोड़कर कहा। मार्शल आर्ट की लड़ाई में हर तरीका इस्तेमाल होता है। कभी कभी लक्ष्य पाने के लिए कुछ भी किया जाता है। मैं कितना भी ताकतवर हूं, उसे हर वक्त नहीं बचा सकता। अगर मैं खुद उसे बचाऊं तो भी डील देने का वक्त आएगा। दक्षिण हॉल में कम से कम तुम उस पर नजर रख सकते हो। यह सुनकर रुद्र ने पहले की घटना के बारे में सोचा। उत्तर हॉल सचमुच सुरक्षित नहीं था। वरुण और 5 संप्रदायों के बाकी शिष्य सिर्फ टूटी तलवार की गुफा में खजाना ढूंढने गए थे, लेकिन लगभग सब मर गए थे। अगर स्नेहा को नमिता जैसी औरत मिली तो उसकी हालत खराब हो सकती थी। इस समय स्नेहा शून्य क्षेत्र की स्वर्गीय घंटी से बाहर निकली। उसका चेहरा पीला था, हालांकि उसके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे। उसकी खूबसूरत आंखों में जिद और दृढ़ता दिख रही थी। क्या तुम घायल हो? रुद्र आगे बढ़ा और पूछा। मुझे तुम्हारी चिंता की जरूरत है। स्नेहा ने नाक फुलाई, रुद्र को नजरअंदाज किया और हॉल मास्टर विश्वदेव के पास गई। हॉल मास्टर, मैंने शून्य क्षेत्र की स्वर्गीय घंटी बजा दी है। क्या मैं दक्षिण हॉल में शामिल होने के लिए योग्य हूं? हमारे दक्षिण हॉल के नियमों के अनुसार शून्य क्षेत्र की स्वर्गीय घंटी बजाने वाला मेरे दक्षिण हॉल में शामिल हो सकता है। मैं तुमसे फिर पूछता हूं, क्या तुम सचमुच मेरे दक्षिण हॉल में शामिल होना चाहती हो? हॉल मास्टर विश्वदेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। हां, मैं दक्षिण हॉल में शामिल होना चाहती हूं, स्नेहा ने गंभीरता से कहा। अब से तुम मेरे दक्षिण हॉल की 81वीं पीढ़ी की 8वीं शिष्या हो। हॉल मास्टर विश्वदेव ने सिर हिलाकर कहा। हां, स्नेहा ने जल्दी से सलाम किया। साथ ही उसने अपनी ठुड्डी उठाई और रुद्र को गर्व से देखा। जब वह दक्षिण हॉल में शामिल होना चाहती थी, रुद्र ने बार बार उसे रोका था। क्या उसे नहीं लगा था कि वह शून्य क्षेत्र की घंटी नहीं बजा सकती? अब उसने इसे बजा दिया। आज से वह भी दक्षिण हॉल की शिष्या है। अब देखें रुद्र उसे कैसे रोकता है। अब जब तुम दक्षिण हॉल में शामिल हो गई हो तो अब से मन लगाकर अभ्यास करो, रुद्र ने कहा। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। स्नेहा ने नाक फुलाई और उसका चेहरा ठंडा हो गया। रुद्र स्नेहा के गुस्से की आदत से वाकिफ था और उसने कभी इसकी परवाह नहीं की। तुम तलवार का अभ्यास कर रही हो, ये चंद्र आत्मा तलवार तकनीक तुम्हारे लिए सही है, इसे ले लो और अभ्यास करो। रुद्र ने चंद्र आत्मा तलवार तकनीक निकाली और उसे दे दी। ऊंचे रहस्यमयी स्तर की तलवार कला स्नेहा ने पहले ध्यान नहीं दिया। जब उसने चंद्र आत्मा तलवार कला का स्तर देखा तो वह हैरान रह गई। उसका ठंडा चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। तुम्हें ये तलवार कला कहां से मिली? इसकी चिंता मत करो, तुम इसे अभ्यास के लिए इस्तेमाल कर सकती हो, रुद्र ने कहा और मुड़कर चला गया। स्नेहा ने चंद्र आत्मा तलवार तकनीक को पकड़ा और रुद्र को दूसरी तरफ जाते हुए देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में जटिल भावनाएं दिखीं, जिन्हें दबाना मुश्किल था। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चंद्र आत्मा तलवार तकनीक को पढ़ने लगी।
दूसरे लोग शायद ऊंचे रहस्यमयी स्तर की तलवार कला की कीमत न जाने, लेकिन शिवी संप्रदाय की शिष्या स्नेहा इसे अच्छी तरह समझती थी। इस तरह की तलवार कला शिवी संप्रदाय में भी सबसे ऊंची कला थी। सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही इसे सीख सकते थे। शिष्य, यहां तक कि मुख्य शिष्य भी इस स्तर को सीखने के योग्य नहीं थे। मयूर मार्शल हॉल में भी सिर्फ सिल्वर ऑनर्डर या उससे ऊपर या गोल्डन ऑनर्डर के सदस्य ही ऊंचे रहस्यमयी स्तर की तलवार कला सीख सकते थे। मयूर मार्शल हॉल के दक्षिण हॉल में कोई मार्शल कला नहीं थी और ये उत्तर हॉल से भी नहीं हो सकती, क्योंकि रुद्र के पास उत्तर हॉल के मार्शल कला मंडप में जाने का कोई रास्ता नहीं था। स्नेहा ने अनुमान लगाया कि रुद्र ने इसे बाहर से हासिल किया होगा। ऊंचे रहस्यमयी स्तर की तलवार कला की कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसे पाने के लिए रुद्र को कितना जोखिम उठाना पड़ा होगा, स्नेहा नहीं जानती थी। लेकिन वह जानती थी कि शिवी संप्रदाय के बड़े बुजुर्ग को एक ऊंचे रहस्यमयी स्तर की कला छीनने के लिए 3 बराबर स्तर के मार्शल विशेषज्ञों ने घेर कर मारा था। आखिर में बड़े बुजुर्ग ने अपनी जान पर खेलकर उस कला को शिवी संप्रदाय में लाया, लेकिन इसके लिए उन्हें अपना दायां हाथ खोना पड़ा। स्नेहा ने धीरे से नजर हटाई और अपना सारा ध्यान चंद्र आत्मा तलवार तकनीक पर लगाया। स्नेहा को फिर से अभ्यास में डूबा देख रुद्र ने उसे नहीं रोका, क्योंकि स्नेहा बचपन से ऐसी थी। जो वह करना चाहती थी उसे कोई नहीं रोक सकता था, न ही उसके चाचा। हॉल मास्टर, क्या कियारा यहां रह सकती है? रुद्र हॉल मास्टर विश्वदेव के पास गया। ठीक है, वह खाना अच्छा बनाती है और हमारे दक्षिण हॉल में खाना बनाने वाले की कमी है। हॉल मास्टर विश्वदेव ने हल्के से सिर हिलाकर कहा। धन्यवाद हॉल मास्टर। कियारा का चेहरा खुशी से चमक उठा। इस बड़े कालीकट में कियारा के कोई रिश्तेदार नहीं थे। अभी रुद्र ही उसके सबसे करीबी इंसान था। वह भी दक्षिण हॉल में रहना चाहती थी। कियारा की समस्या हल करने के बाद रुद्र ने पास में खाली जगह ढूंढी और बैठ गया। फिर उसने दिव्य ड्रैगन पिल निकाली, उसे धीरे से टुकड़ों में काटा और निगल लिया। चट! दिव्य ड्रैगन पिल की ताकत सचमुच बहुत तेज थी। बस थोड़ा सा लेने से दवा की शक्ति ने शरीर की नसों में तेज दर्द पैदा किया, जैसे वे फटने वाली हों। अच्छा हुआ कि मैंने पूरी गोली नहीं निगली, वरना फटकर मरने का खतरा हो जाता। रुद्र ने दवा की ताकत को चारों ओर फैलाया, फिर उसका कुछ हिस्सा वापस लाया और धीरे धीरे अपनी ऊर्जा सागर में डाला। ऊर्जा सागर सिर्फ 30% था, जो पूरी ऊर्जा सागर से ज्यादा कमजोर था। इसलिए रुद्र एक बार में ज्यादा दवा की ताकत ऊर्जा सागर में नहीं डालना चाहता था, वरना बची हुई ऊर्जा सागर को नुकसान हो सकता था। रुद्र ने अगला समय अभ्यास में बिताया। क्योंकि कियारा खाना बनाने का काम संभाल रही थी, रुद्र और स्नेहा को खाने पीने की चिंता नहीं थी। खाने और आराम के अलावा रुद्र ने सारा समय अभ्यास में लगाया। दिव्य ड्रैगन पिल को निगलकर उसकी ताकत को शुद्ध करने के अलावा रुद्र ने बाकी समय 2 ध्रुव तलवार तकनीक का अभ्यास करने में बिताया। 4 दिन बीत गए। रुद्र के शरीर से एक तेज आवाज आई और ज्यादा ताकतवर ऊर्जा बाहर निकली। ये ऊर्जा उसकी नसों और हड्डियों को प्रभावित कर रही थी। तलवार की नसें और हड्डियां गूंज रही थीं। ऊर्जा से पोषण मिलने के बाद वे और मजबूत हो गईं। आखिरकार मैं संलयन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। रुद्र ने अपने शरीर में उमड़ती ऊर्जा को महसूस किया। अब ऊर्जा की मात्रा पहले से कम 3 गुना ज्यादा थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ऊर्जा की गति भी तेज हो गई थी। दिव्य ड्रैगन पिल की ताकत अपने आप में मार्शल विशेषज्ञों को जन्मजात क्षेत्र तक पहुंचा सकती है, लेकिन मेरे मामले में यह सिर्फ एक स्तर की बढ़ोतरी कर सकी। रुद्र ने दिल में आह भरी। अगर ऊर्जा सागर पूरा होता तो रुद्र इस गोली को ऐसे बर्बाद न करता। वह पहले संलयन क्षेत्र के शिखर तक पहुंचता, फिर दिव्य ड्रैगन पिल का इस्तेमाल जन्मजात क्षेत्र पर हमला करने के लिए करता। इससे गोली का पूरा प्रभाव निकलता। दुर्भाग्य से ऊर्जा सागर सिर्फ 30% है। संलयन क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने के बाद भी एक दिव्य ड्रैगन पिल जन्मजात क्षेत्र तक नहीं पहुंचा सकती। इसके लिए कम से कम 30 गोली चाहिए। ये ऊर्जा सागर के अधूरे मार्शल विशेषज्ञ की त्रासदी है। आधे अक्षम होने के बाद
अभ्यास के लिए इस्तेमाल होने वाले संसाधन दूसरों से दर्जनों या 100 गुना ज्यादा होते हैं। अभी 1 महीने की अवधि में 20 से ज्यादा दिन बाकी हैं। उससे पहले जन्मजात क्षेत्र में प्रवेश करना जरूरी है। रुद्र ने कियारा से कुछ कहा, फिर जीवन मृत्यु के रास्ते से बाहर निकला। रुद्र, एक जानी पहचानी आवाज आई। रुद्र ने सिर घुमाया और देखा कि एक सफेद कपड़ों वाली लड़की उसकी ओर आ रही थी। वह खूबसूरत थी और उसका शरीर सुडौल था। उसके पीछे एक गंजा बूढ़ा था। मिस इशिका, वरिष्ठ। रुद्र ने इशिका के पीछे खड़े गंजे बूढ़े को सलाम किया। आजकल तुम कैसे हो? इशिका ने पूछा। ठीक हूं। उस दिन आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। इशिका, अगर आपकी सलाह न होती तो शायद मैं यहां खड़ा होने का मौका न पाता। रुद्र ने जल्दी कहा। हालांकि कालीकट आने के बाद उसे कुछ मुश्किलें हुईं, लेकिन यह बुरी बात नहीं थी। इन मुश्किलों के बिना रुद्र इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाता। मार्शल विशेषज्ञों के लिए माहौल बहुत जरूरी होता है। सिर्फ बड़ा और दबाव वाला माहौल ही उन्हें आगे ले जा सकता है। अगर वह कालीकट न आता तो उसकी नजर अस्थायी रूप से पूर्व के 5 संप्रदायों तक रहती। भविष्य में उसकी नजर चौड़ी होती, लेकिन बहुत समय बर्बाद हो जाता। इतना शिष्टाचार मत करो। उस दिन मैंने तुम्हें सलाह नहीं दी थी, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा को पूर्व के 5 संप्रदायों में दबना नहीं चाहिए था। अब तुम बाहर आ गए हो, ये अच्छी बात है। तुम्हारी ताकत पहले से बहुत बढ़ गई है। जन्मजात क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मेरे साथ एक लड़ाई करना चाहोगे? इशिका की खूबसूरत आंखें रुद्र की ओर मुड़ी। ठीक है, जन्मजात क्षेत्र में पहुंचने के बाद मैं आपके साथ जरूर लड़ूंगा। रुद्र ने जल्दी सिर हिलाया। उसकी आंखों में उम्मीद थी, क्योंकि इशिका एक तलवारबाज थी। तलवारबाज, जैसे कि तलवार मरम्मत करने वाले, बहुत दुर्लभ होते हैं। एक से मिलना मुश्किल है, और इशिका की तलवार कला उससे कहीं ऊपर थी। हालांकि तलवार का रास्ता और चाकू का रास्ता थोड़ा अलग होता है, फिर भी उनमें कुछ समानताएं होती हैं। जैसे हल्की तलवार का रास्ता और तलवार का रास्ता बहुत हद तक एक जैसे होते हैं। इशिका के साथ लड़ाई करना रुद्र के लिए बहुत दुर्लभ मौका होगा। जन्मजात क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद तुम मुझे रोहिल मंडप में ढूंढने आना। इस दौरान मैं रोहिल मंडप में रहूंगी। इशिका ने कहा। मैं जरूर आपको ढूंढने आऊंगा। मुझे अभी जाना है, अलविदा। रुद्र ने हाथ जोड़ा और मुड़कर चला गया। रुद्र के जाने के बाद गंजे बूढ़े ने कहा, मिस, ये लड़का अच्छा बढ़ सकता है, लेकिन इसमें बहुत कमियां हैं। अधूरी ऊर्जा सागर के साथ इसे बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचना मुश्किल होगा। जन्मजात क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भी आपकी सलाह उसके लिए ज्यादा काम नहीं आएगी। उसकी प्रतिभा उसे ऊंचे स्तर तक पहुंचने से रोकती है। मैंने कभी उसे सलाह देने की नहीं सोची। मैं बस उसके साथ एक साधारण लड़ाई करना चाहती हूं। इशिका ने हल्के से सिर हिलाया और रुद्र की पीठ को अपनी खूबसूरत आंखों से देखा। रुद्र में इशिका ने तलवार के इरादे को महसूस किया, लेकिन उसने गंजे बूढ़े को नहीं बताया, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। हालांकि रुद्र की तलवार के इरादे की समझ बहुत कम थी, फिर भी 2 महीनों में ऐसा करना उसे हैरान कर गया। उसने कभी नहीं सुना था कि कोई तलवारबाज 2 महीनों में तलवार का इरादा समझ ले। इसके अलावा इशिका को रुद्र के तलवार के इरादे में कुछ अनोखा भी लगा। कालीकट सिहल राजवंश के 6 मुख्य शहरों में से एक था। इसकी समृद्धि की कोई जरूरत नहीं थी। इसकी आबादी करोड़ों में थी। समृद्ध जगह में अभ्यास के संसाधन भी बहुत होते हैं और कई चीजों की कमी नहीं होती। शर्त यह है कि आपके पास पैसा हो, और ये पैसा साधारण चीजें नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पत्थर होते हैं। आध्यात्मिक पत्थर कालीकट में सख्त मुद्रा है। रुद्र ने एक ऊंचे दर्जे का आध्यात्मिक पत्थर बदलकर 82 मध्यम दर्जे के आध्यात्मिक पत्थर लिए और फिर कालीकट में ढेर सारे अच्छे क्रिस्टल और सामग्री खरीदी। जरूरी चीजें खरीदने के बाद मूल 2 ऊंचे दर्जे के आध्यात्मिक पत्थरों के अलावा रुद्र के पास सिर्फ 3 मध्यम दर्जे के आध्यात्मिक पत्थर बचे। ये बस सबसे साधारण 3 परतों वाला आत्मा संग्रही है। सिर्फ सामग्री ने एक ऊंचा दर्जे का आध्यात्मिक पत्थर खा लिया। अगर ये 6 परतों या 9 परतों वाला होता तो इसमें हजारों या लाखों ऊंचे दर्जे के आध्यात्मिक पत्थर लगते। रुद्र ने अपने हाथ की सामग्री को देखा और असहाय होकर सिर हिलाया। अभ्यास जितना आगे बढ़ता है उतना ही महंगा होता जाता है।
3 परतों वाला आत्मा संग्रही सबसे सस्ता माना जाता है। सुद्रस की यादों में जो ताकतवर सहायक थे वे लाखों ऊंचे दर्जे के आध्यात्मिक पत्थरों से ज्यादा के थे और इसमें ऊंची क्वालिटी के बैंगनी क्रिस्टल आध्यात्मिक पत्थर भी चाहिए थे। बचे हुए 2 ऊंचे दर्जे के आध्यात्मिक पत्थर 3 परतों वाले आत्मा संग्राही को बनाने की कुंजी थे और रुद्र के जन्मजात क्षेत्र पर हमला करने की भी कुंजी थी। उसकी अपनी ऊर्जा सागर सिर्फ 30% थी, इसलिए वह सिर्फ 3 परतों वाले आत्मा संग्राही का इस्तेमाल करके जन्मजात क्षेत्र पर हमला कर सकता था। रुद्र ने एक गाड़ी खरीदी और 3 परतों वाले आत्मा संग्राही के लिए क्रिस्टल और सामग्री को कालीकट के बाहरी इलाके में एक खाली मकान में ले गया। रुद्र ने सामग्री खरीदने से पहले इस मकान को किराए पर लिया था और यह मुख्य रूप से लगाने के लिए था। हालांकि 3 परतों वाला आत्मा संग्राही सुद्रस की यादों में सबसे साधारण था, लेकिन कालीकट में यह निश्चित रूप से सबसे ऊंचा था। अगर इसे मयूर मार्शल हॉल में लगाया जाता तो लोग निश्चित रूप से इसे देख लेते। एक बार 3 परतों वाला आत्मा संग्राही लीक हो जाए तो बड़ी मुसीबत हो सकती थी, इसीलिए रुद्र ने इसे यहां लगाने का फैसला किया। मकान में घुसकर रुद्र ने 3 परतों वाले आत्मा संग्राही को लगाना शुरू किया। लगाने की प्रक्रिया बहुत जटिल थी और हर बार जगह को ठीक करना पड़ता था ताकि कोई गलती न हो। संग्राही को लगाने में बहुत धैर्य और ऊर्जा चाहिए होती है। रुद्र ने आधा दिन बिताया, फिर भी सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही लगा पाया। संग्राही को लगाना बहुत समय लेता है। सबसे साधारण 3 परतों वाले आत्मा संग्राही को भी कम से कम 20 दिन चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। रुद्र अपने बाहरी मकान से निकला। समय बचाने के लिए रुद्र ने कुछ पैसे खर्च करके एक कोचवान को काम पर रखा, जबकि वह गाड़ी में बैठा। फिर उसने आराम के समय का फायदा उठाकर प्राचीन रहस्यमयी जगह में 2 ध्रुव तलवार तकनीक का अभ्यास किया। लगभग आधे घंटे बाद रुद्र मयूर मार्शल हॉल के जीवन मृत्यु के रास्ते पर लौटा। स्नेहा चंद्र आत्मा तलवार तकनीक का अभ्यास कर रही थी। उसका सुडौल शरीर बर्फ क्रिस्टल तलवार के साथ हल्के से नाच रहा था। तलवार चांद की तरह थी, जो न सिर्फ देखने में अच्छी लगती थी बल्कि उसमें बड़ी ताकत भी थी। पहले ही शुरू हो गई। रुद्र ने स्नेहा को हैरानी से देखा। हालांकि वह जानता था कि स्नेहा की प्रतिभा कम नहीं है, लेकिन इतनी ऊंची होगी ये नहीं सोचा था। सिर्फ एक दिन में स्नेहा ने चंद्र आत्मा तलवार तकनीक को शुरुआती स्तर तक सीख लिया था। आपको पता है, ये ऊंचे रहस्यमयी स्तर की तलवार कला है। जितनी ऊंची कला होती है उसे सीखने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। बेशक ये मार्शल कला की प्रतिभा से भी बहुत जुड़ा है। अगर प्रतिभा ज्यादा हो तो अभ्यास तेज होता है, अगर प्रतिभा कम हो तो अभ्यास धीमा होता है। रुद्र, स्नेहा बहुत कमाल की है। उसने चंद्र आत्मा तलवार तकनीक को बहुत जल्दी सीख लिया। कियारा पास आई और ईर्ष्या से भरे चेहरे के साथ कहा, तुमने अभ्यास नहीं किया? रुद्र ने कियारा को देखा। मैंने कोशिश की, शायद मेरी प्रतिभा बहुत कम है। मैं शुरुआती तकनीक भी नहीं सीख पाई। कियारा ने कड़वाहट से हंसते हुए सिर हिलाया। निराश मत हो, तुम बस तलवार कला के लिए सही नहीं हो। मैं भविष्य में तुम्हारे लिए दूसरी कला ढूंढूंगा। शायद तुम्हें कोई ऐसी चीज मिले जिसमें तुम अच्छी हो। रुद्र ने कियारा को सांत्वना दी। हाँ, कियारा ने जल्दी सिर हिलाया। हॉल मास्टर कहाँ है? रुद्र ने पूछा। लौटने पर उसे हॉल मास्टर नहीं दिखा। हॉल मास्टर ने कहा कि वह थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे और शायद बाद में लौटेंगे, कियारा ने कहा। रुद्र कुछ कहने वाला था कि तभी उसे जीवन मृत्यु के रास्ते के बाहर ऊर्जा का एक उछाल महसूस हुआ। उसने जल्दी सिर घुमाया और देखा कि एक बूढ़ी औरत, जिसके बाल सफेद थे और जो बर्फ नीली मार्शल पोशाक पहने थी, तेज हवा के साथ हवा में आ रही थी। बूढ़ी औरत खाली जगह पर उतरी, धीरे से नीचे आई और फिर चिल्लाई, स्नेहा, गुरु, आप यहां क्यों आई? स्नेहा ने जल्दी अपनी तलवार वापस की और आगे दौड़ी। अनामिका ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया। तुम बहुत जिद्दी हो। मैंने तुम्हें मयूर मार्शल हॉल में जाने का मौका दिया था, लेकिन तुम यहां आ गई। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो? कुषाण संरक्षक संप्रदाय ने स्नेहा को सख्त चेहरे से डांटा। गुरु, आपकी शिष्या को पता है कि वह क्या कर रही है, स्नेहा ने दांत पीस कर कहा। जब तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो तो फिर यहां क्यों आई?
कुषाण महान संरक्षक का चेहरा तुरंत गहरा हो गया। गुरु, ये भी मयूर मार्शल हॉल का हिस्सा है। अगर मैं यहां हूं तो इसे मयूर मार्शल हॉल में रहना ही माना जा सकता है, स्नेहा ने कहा। लड़की, क्या तुम सचमुच सोचती हो कि मुझे नहीं पता कि यह जगह क्या है, या तुम मुझे धोखा देना चाहती हो? यह मयूर मार्शल हॉल का हिस्सा है, लेकिन दक्षिण हॉल की तुलना उत्तर हॉल से कैसे हो सकती है? इस जगह को देखो, यहां रहने की जगह नहीं, खाना नहीं और अभ्यास के संसाधन तो बिल्कुल भी नहीं। कुषाण संरक्षक संप्रदाय ने नाक फुलाई। मुझे परवाह नहीं, अब तुम्हें मेरे साथ शिवी संप्रदाय वापस चलना होगा। मैं तुम्हें यहां और नहीं रहने दूंगी। गुरु, मैं नहीं जा सकती, स्नेहा ने सिर हिलाया। क्यों? कुषाण महान संरक्षक का चेहरा गहरा हो गया। उसने अचानक पास में रुद्र को देखा और उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। क्या इस लड़के की वजह से तुम नहीं जाना चाहती? वह मेरा भाई है। स्नेहा ने अपने निचले होंठ को हल्के से काटा। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मुझे उसकी उत्पत्ति पता है। वह तुम्हारे पिता का शपथ लिया भाई है, कुषाण संरक्षक संप्रदाय ने कहा। गुरु, स्नेहा ने जल्दी से कुषाण संरक्षक संप्रदाय के शब्दों को रोका। यह देखकर कि रुद्र ने कुछ अजीब नहीं देखा, उसका तनावग्रस्त चेहरा ढीला पड़ गया। गुरु, ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं अब दक्षिण हॉल की सदस्य हूं और दक्षिण हॉल में शामिल हो गई हूं। अगर आपको यकीन ना हो तो हॉल मास्टर के लौटने का इंतजार करें और उनसे आमने सामने पूछें। स्नेहा ने जल्दी कहा। क्या तुम दक्षिण हॉल में शामिल हो गई हो? कुषाण संरक्षक संप्रदाय का चेहरा गंभीर हो गया। हां, स्नेहा ने सिर हिलाया। कुषाण महान संरक्षक का चेहरा कुछ बार फड़का। वह हॉल मास्टर से आमने सामने कैसे पूछ सकती थी? भले ही दक्षिण हॉल कमजोर हो गया हो, दक्षिण हॉल का मास्टर अभी भी मयूर मार्शल हॉल के प्रमुख का वरिष्ठ भाई था और वह उससे उलझने वाली नहीं थी। अगर स्नेहा दक्षिण हॉल में शामिल नहीं हुई होती तो वह उसे जबरदस्ती ले जा सकती थी और दक्षिण हॉल के मास्टर को परवाह नहीं होती। लेकिन स्नेहा अब दक्षिण हॉल की सदस्य थी तो वह उसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकती थी। चूंकि तुम दक्षिण हॉल में शामिल हो गई हो तो मैं तुम्हें वापस नहीं ले जा सकती। अब से तुम यहां अच्छे से अभ्यास करो। कुषाण संरक्षक संप्रदाय ने आह भरी। गुरु, चिंता मत करें, आपकी शिष्या जरूर अच्छे से अभ्यास करेगी। अभ्यास पूरा करने के बाद लौटकर मैं शिवी संप्रदाय को पूरी ताकत से बढ़ावा दूंगी, स्नेहा ने खुशी भरी आंखों से कहा। बस तुम्हारा ये दिल हो। वैसे अभ्यास पूरा होने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। तुम अब बड़ी हो गई हो और संप्रदाय ने तुम्हें तैयार करने में आसान नहीं किया। अब संप्रदाय के लिए कुछ करने का समय है, कुषाण संरक्षक संप्रदाय ने गंभीरता से कहा। अगर शिष्या कुछ कर सकती है तो वह पूरी कोशिश करेगी, स्नेहा ने कहा। चिंता मत करो, तुम जरूर कर सकोगी। अब मेरे साथ चलो, कुषाण महान संरक्षक ने मुस्कुराकर कहा। गुरु, हम कहां जा रहे हैं? स्नेहा ने हैरानी से कुषाण संरक्षक संप्रदाय को देखा। कालीकट के शहर लॉर्ड के महल में प्रतिभाशाली लोगों के लिए एक भोज है। इसमें कालीकट के कई युवा प्रतिभाशाली लोगों को बुलाया गया है। न सिर्फ कालीकट के 3 बड़े परिवारों के राजकुमार गए हैं, बल्कि सुना है कि धरती की सूची के प्रतिभाशाली भी आएंगे। तुम अब मयूर मार्शल हॉल में शामिल हो गई हो और कम से कम 3 साल यहां रहोगी। भविष्य में तुम्हारा उनसे संपर्क होगा। बाद में इंतजार करने से बेहतर है कि अब भी जाओ और अनुभव करो। शायद तुम कुछ युवा प्रतिभाशाली लोगों से दोस्ती कर सको। इससे तुम्हें फायदा ही होगा, नुकसान नहीं, कुषाण महान संरक्षक ने कहा। स्नेहा ने भौहें सिकोड़ी। पहले वह जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे भोज में जाना पसंद नहीं था, लेकिन कुषाण संरक्षक संप्रदाय साफ तौर पर तब तक नहीं हटने वाली थी जब तक वह नहीं जाती। इसलिए उसने हामी भर दी। जल्दी से तैयार हो जाओ, कुषाण महान संरक्षक ने कहा। तैयार होना भी पड़ेगा, क्या यह ठीक नहीं है? स्नेहा ने कहा। तुम्हें समझना होगा कि तुम सिर्फ खुद का नहीं बल्कि हमारे शिवी संप्रदाय का भी प्रतिनिधित्व करती हो। हमें शिवी संप्रदाय की इज्जत नहीं खोने देनी, कुषाण संरक्षक संप्रदाय ने गंभीरता से कहा। मैं तुम्हारे लिए बर्फ नीले असली कपड़े लाई हूं, जल्दी से इन्हें पहन लो। कुषाण संरक्षक संप्रदाय ने जल्दी से एक बर्फ नीला लबादा निकाला। यह शिवी संप्रदाय के लबादे जैसा था, लेकिन इसका आकार और सामग्री सबसे अच्छी थी।
हालांकि ये आध्यात्मिक हथियार नहीं था, लेकिन ये बर्फ नीला सूट आध्यात्मिक हथियारों में सबसे ऊंची चीज थी। स्नेहा के पास कोई चारा नहीं था। उसने बर्फ नीले कपड़े लिए और सामने के आंगन में बदलने गई। थोड़ी देर बाद स्नेहा ने दरवाजा खोला और बाहर आई। पंखों के धागे से बने बर्फ नीले असली कपड़ों ने स्नेहा के सुडौल और पतले शरीर को ढका नहीं, बल्कि उसे और उभारा। पहले से ही बहुत खूबसूरत स्नेहा ने बर्फ नीले कपड़े पहनने के बाद एक अनोखा आकर्षण जोड़ लिया। बहुत सुंदर, कियारा ने आश्चर्य से कहा। सचमुच अच्छा है, कुषाण संरक्षक संप्रदाय ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। शुरू में उसने न सिर्फ स्नेहा की प्रतिभा को महत्व दिया था, बल्कि उसकी अद्भुत सुंदरता को भी। सचमुच 2 साल बाद स्नेहा और खूबसूरत हो गई थी। वह इतनी आकर्षक थी कि कुषाण संरक्षक संप्रदाय, जो खुद एक औरत थी, उससे ईर्ष्या करने लगी थी। स्नेहा के ठंडे स्वभाव के साथ शायद ही कोई पुरुष उसका विरोध कर पाए। चलो, कुषाण संरक्षक संप्रदाय ने स्नेहा को उठाया और चली गई। इस समय रुद्र पीछे आया। तुम यहां क्या कर रहे हो? कुषाण संरक्षक संप्रदाय का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। अगर रुद्र दक्षिण हॉल का सदस्य न होता तो वह उसे थप्पड़ मारकर उड़ा देती। रुद्र के बारे में कुषाण संरक्षक संप्रदाय की बहुत सारी शिकायतें थीं। अगर ये लड़का न होता तो स्नेहा इस ठंडे दक्षिण हॉल में कैसे आती? मैं भी प्रतिभाशाली भोज में शामिल होना चाहता हूं, रुद्र ने कहा। क्या तुम प्रतिभाशाली भोज में शामिल होने के योग्य हो? कुषाण संरक्षक संप्रदाय के चेहरे पर तिरस्कार था। उसने रुद्र के बारे में पहले सुना था। न सिर्फ वह तलवारबाज बन गया था, बल्कि उसने सांची संप्रदाय के मुख्य शिष्य रिया को भी हरा दिया था। लेकिन तो क्या, रुद्र एक आधा अपंग तलवारबाज है। इस क्षेत्र में वह अभी मजबूत है, लेकिन वह सिर्फ संलयन क्षेत्र में अपनी ताकत दिखा सकता है। जन्मजात क्षेत्र की बात सोचना भी मत। रुद्र की मौजूदा स्थिति में जन्मजात क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है और संभावना 10% से भी कम है। इतनी कम संभावना के साथ रुद्र को शायद अपनी पूरी जिंदगी संलयन क्षेत्र में ही रहना पड़े। संलयन क्षेत्र में ताकत वाला एक अर्ध तलवार मास्टर तो छोड़ो, असली तलवार मास्टर या तलवार राजा भी दूसरों की नजर में कुछ नहीं होता, क्योंकि उसकी ताकत बहुत कम होती है। गुरु, रुद्र को अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? स्नेहा ने कुषाण संरक्षक संप्रदाय को विनती भरी नजरों से देखा। ऐसा नहीं है कि मैं उसे नहीं ले जाऊंगी, लेकिन जगह नहीं है। प्रतिभाशाली भोज के लिए जो जगह मुझे मिली वह बहुत मेहनत से मिली थी। मैं सिर्फ तुम्हें ले जा सकती हूं, किसी और को नहीं, कुषाण संरक्षक संप्रदाय ने कहा। असल में वह एक और इंसान ले जा सकती थी, लेकिन वह रुद्र को नहीं ले जाना चाहती थी। बहुत मेहनत की बात सच थी। कुषाण संरक्षक संप्रदाय ने प्रतिभाशाली भोज का सिल्वर निमंत्रण पाने के लिए बहुत खर्च किया था। यह तांबे के निमंत्रण से एक स्तर ऊपर था और प्रतिभाशाली भोज की सीट तक पहुंच सकता था। रुद्र, गुरु के पास और जगह नहीं है, स्नेहा ने उलझन भरे चेहरे से कहा। जब जगह नहीं है तो ठीक है, रुद्र ने हाथ हिलाया। वह स्नेहा को परेशान नहीं करना चाहता था। तुम में थोड़ी समझ तो है, ये प्रतिभाशाली लोगों का भोज है। हर कोई वहां नहीं जा सकता, सिर्फ जिन्हें बुलाया जाता है वे ही जा सकते हैं। और इस बार बुलाए गए लोग युवा नायक हैं। क्या तुम्हें पता है कि युवा नायक क्या होते हैं? नहीं पता ना? कुषाण महान संरक्षक ने हंसकर कहा। तो तुम्हें इस मयूर मार्शल हॉल में भी युवा नायक कहलाने के लिए गोल्डन ऑर्डर या उससे ऊपर का सदस्य होना चाहिए। लड़के, यहां रहो और अच्छे से अभ्यास करो। हमेशा उल्टे सीधे मत सोचो। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां तुम जैसे लोग नहीं जा सकते। गुरु, बस करो। स्नेहा ने भौहें सिकोड़कर कुषाण संरक्षक के शब्दों को रोका। ऐसा करना गलत था, लेकिन रुद्र के लिए ऐसा कहने पर वह खुद को रोक नहीं पाई। नहीं कहती, मेरी अच्छी शिष्या, जल्दी मेरे साथ चलो, देर हुई तो मौका छूट जाएगा। कुषाण संरक्षक संप्रदाय ने नजर हटाई, रुद्र को नहीं देखा, स्नेहा को उठाया और चली गई। कुषाण संरक्षक संप्रदाय और स्नेहा को जाते देख रुद्र ने कियारा से कहा, कियारा, मैं बाहर जा रहा हूं, तुम यहां रहो और इधर उधर मत जाना। कियारा ने हल्के से सिर हिलाया, फिर कहा, रुद्र, बाहर जाते वक्त सावधान रहना। पता है,
रुद्र ने जवाब दिया और जीवन मृत्यु के रास्ते से निकल गया। रोहिल मंडप कालीकट के पूर्वी हिस्से के केंद्र में स्थित यहाँ की जमीन बहुत कीमती है। हर टुकड़ा जमीन बहुत ऊंची कीमत पर बिक सकता है। जो लोग यहाँ मंडप बना सकते हैं वे ताकतवर ताकतें हैं। रुद्र रोहिल मंडप के प्रवेश द्वार पर आया। क्या चाहिए? एक बैंगनी कपड़ों वाला डीकन बाहर आया। मुझे रोहिल मंडप से मदद चाहिए। रुद्र ने ग्लेज्ड तलवार टोकन निकाला। ग्लेज्ड तलवार टोकन देखते ही बैंगनी कपड़ों वाले डीकन का शांत चेहरा गायब हो गया और उसका चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से सम्मान के साथ स्वागत किया, डरते हुए कि कहीं कोई कमी न रह जाए। युवा मास्टर, कृपया अंदर आएं और थोड़ी देर बैठें। मैं तुरंत बड़ी मिस को सूचित करता हूं। बैंगनी कपड़ों वाले डीकन ने रुद्र को रोहिल मंडप में स्वागत किया और उसे बैठने की जगह दी, फिर जल्दी मुड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद बैंगनी कपड़ों वाला डीकन लौटा। युवा मास्टर रुद्र, बड़ी मिस आपको बुला रही हैं। परेशानी के लिए माफी, रुद्र ने जवाब दिया। युवा मास्टर, आप बहुत नम्र हैं। बैंगनी कपड़ों वाला डीकन थोड़ा खुश हुआ और थोड़ा डरा भी, क्योंकि जो ग्लेज्ड तलवार टोकन पा सकता था वह रोहिल मंडप का सम्मानित मेहमान होता था। इन सम्मानित मेहमानों की उत्पत्ति बहुत जटिल होती है। कुछ एक इलाके को नियंत्रित करने वाले दिग्गज होते हैं तो कुछ अनगिनत ताकत वाले महान विशेषज्ञ होते हैं। हालांकि रुद्र युवा था, बैंगनी कपड़ों वाला डीकन उसे कम नहीं आंक सकता था, क्योंकि उसने बड़ी मिस को सूचित करने के बाद बड़ी इशिका ने उसे तुरंत खबर देने को कहा था। जो भी बड़ी मिस की नज़र में मूल्यवान हो उसकी पृष्ठभूमि अच्छी ही होगी। बैंगनी कपड़ों वाले डीकन के मार्गदर्शन में रुद्र रोहिल मंडप के गहरे हिस्से में एक अनोखे आंगन में आया। सफेद कपड़ों में इशिका जेड चटाई पर बैठी थी। उसका शरीर बहुत खूबसूरत था और हर हरकत में एक अनोखा आकर्षण था। रुद्र के आने पर इशिका ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, रुद्र, कृपया बैठो। इशिका, परेशानी के लिए माफी। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया और पैर मोड़कर बैठ गया। इशिका की हल्की मुस्कान बहुत आकर्षक थी। अगर रुद्र का संकल्प मजबूत न होता तो शायद वह उसकी मुस्कान से होश खो बैठता। रुद्र, तुम सही समय पर आए। मेरे पास एक सवाल है जिसे मैं समझ नहीं पा रही। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? इशिका ने कहा। मेरी जानकारी कम है और मुझे डर है कि मैं आपकी मदद न कर पाऊं। इशिका, रुद्र ने थोड़ा सोचकर कहा। कोई बात नहीं, ये बस संदर्भ के लिए है। तुम जो चाहो कह सकते हो, ज्यादा चिंता मत करो। इशिका ने कहा। मुझे नहीं पता कि सवाल क्या है, रुद्र ने पूछा। मैं सोच रही थी तलवार का अंतिम रूप क्या है। ये सवाल मुझे कुछ समय से परेशान कर रहा है और मैं अभी भी इसका जवाब नहीं ढूंढ पाई, इशिका ने कहा। रुद्र का चेहरा पहले जैसा रहा, लेकिन उसके दिल में बहुत हैरानी थी, क्योंकि जो ये सवाल पूछ सकता है वह तलवार कला में बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया होता है। जो तलवारबाज इस स्तर पर नहीं पहुंचे वे ये नहीं सोचते कि तलवार का अंतिम रूप क्या है। रुद्र को चुप देख इशिका की खूबसूरत आंखों में निराशा दिखी, लेकिन उसने जल्दी इसे दूर किया। आखिर ये सवाल रुद्र के लिए बहुत गहरा था। वह खुद भी लंबे समय से उलझी थी और जवाब नहीं ढूंढ पाई थी, तो रुद्र से क्या उम्मीद। इशिका ने कहा, अगर रुद्र को लगता है कि ये सवाल जवाब देना मुश्किल है या बहुत कठिन है तो जवाब देने की जरूरत नहीं, फिर से सोचने की भी जरूरत नहीं, ताकि तुम्हारी तलवार तकनीक में गड़बड़ न हो। क्या मैं पूछ सकता हूं इशिका, तलवार क्या है? रुद्र ने इशिका को देखा और पूछा। बेशक ये एक हथियार है, इशिका ने जवाब दिया। जब ये एक हथियार है तो इसे पहले किस लिए इस्तेमाल किया गया था? रुद्र ने फिर पूछा। बेशक मारने के लिए, इशिका ने जवाब दिया। बिल्कुल सही। जैसा कि पुरानी कहावत है, सैनिक भी खतरनाक हथियार होते हैं। हथियारों का उपयोग मारने के लिए होता है, चाहे वो तलवार हो या चाकू। हथियारों में अच्छाई या बुराई का कोई भेद नहीं होता। तो क्या उनकी कोई सीमा होती है? हथियारों की सीमा स्वाभाविक रूप से उनकी सामग्री में होती है, रुद्र ने धीरे से कहा। हथियार साधारण हथियारों, आध्यात्मिक हथियारों आदि में बांटे होते हैं। इन्हें 3, 6 या 9 स्तरों में क्यों बांटा जाता है? स्वाभाविक रूप से उनकी अपनी सामग्री की सीमाओं की वजह से। लेकिन जो हथियार हम अभ्यास करते हैं वे अलग हैं। तुम्हारे हाथ का हथियार तुम्हारे शरीर को अभ्यास करने के लिए है, अपने शरीर से हथियार को पिघलाने के लिए
और अपने शरीर को हथियार में बदलने के लिए। चाहे चाकू हो या तलवार, हथियार हमेशा मेरे साथ है। तो मेरा शरीर मेरे मार्शल आर्ट का शरीर है। मेरा मार्शल आर्ट का रास्ता कितना दूर है? क्या इसका कोई अंत है? सच कहूं तो मार्शल आर्ट का रास्ता अंतहीन है। प्राचीन समय से आज तक कोई भी मार्शल आर्ट की असली सीमा तक नहीं पहुंचा। तलवार का रास्ता और चाकू का रास्ता दोनों ही मार्शल आर्ट का एक रूप है, लेकिन हम हथियार और शरीर को एक करके सवाल पूछते हैं। मार्शल आर्ट की कोई सीमा नहीं तो तलवार के रास्ते की भी कोई सीमा नहीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से तलवार का कोई अंतिम रूप नहीं होगा। यह सुनकर इशिका गहरी सोच में पड़ गई। रुद्र ने और कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप एक तरफ बैठ गया। उसने जो कहा वह सुद्रस की यादों को बदलकर और अपनी तलवार की समझ के आधार पर था। थोड़ी देर बाद इशिका की खूबसूरत आंखें हल्के से हिलीं, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। वह रुद्र को देखकर मुस्कुराई। धन्यवाद रुद्र, तुम्हारे शब्दों ने मेरी कई दिनों की परेशानी सुलझा दी। मुझे नहीं लगा था कि मेरे कुछ साधारण शब्द मिस इशिका की परेशानी सुलझा सकते हैं, रुद्र ने कहा। इशिका ने रुद्र को देखा और कहा, हालांकि तलवार का रास्ता और चाकू का रास्ता अलग है, फिर भी इनमें बहुत कुछ समान है। आज मेरा समय खाली है। क्या तुम मेरे साथ रास्ते पर चर्चा करना चाहोगे? बेशक, ये बस एक साधारण चर्चा होगी। सही हो या गलत, जो मन में आए उसे खुलकर कह सकते हैं। ठीक है। रुद्र इस शानदार मौके को छोड़ने वाला नहीं था। इशिका न सिर्फ तलवार कला में बहुत ऊंची थी, बल्कि उसका ज्ञान भी बहुत था। उसके कुछ साधारण शब्दों से रुद्र को तलवार कला के शुरुआती अभ्यास का रास्ता समझ आ गया। रुद्र के पास कोई मार्गदर्शक नहीं था, इसलिए वह खुद ही खोज करता था। अब जब इशिका ने तलवार और चाकू के रास्ते पर चर्चा करने की बात कही, तो रुद्र ने मना नहीं किया। उसके मन में तलवार और चाकू के रास्ते के कुछ सवाल अभी भी पक्के नहीं हुए थे। शायद इशिका के पास इसका जवाब मिल जाए। दूसरे मार्शल विशेषज्ञ के साथ रास्ते पर चर्चा करना बुरी बात नहीं है, बल्कि इससे दोनों को कुछ न कुछ मिलता है। वैसे तुम इस बार कुछ काम से आए हो? इशिका ने रुद्र को देखा। हाँ, मेरे पास एक काम है जिसमें रोहिल मंडप से मदद चाहिए। रुद्र को याद आया और उसने जल्दी कहा। रुद्र, जो चाहिए बस कहो, इशिका ने कहा। बात ऐसी है कि कालीकट के शहर लॉर्ड के महल में प्रतिभाशाली लोगों का भोज हो रहा है। मेरी बहन स्नेहा को उसकी गुरु वहां ले गई हैं। मुझे चिंता हो रही है और मैं हालात देखना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास निमंत्रण नहीं है। इसलिए मैं रोहिल मंडप से पूछने आया कि प्रतिभाशाली भोज का निमंत्रण कैसे मिल सकता है। रुद्र ने सच कहा। मैंने सोचा कोई बड़ी बात होगी। ये बहुत आसान है। मेरे पास प्रतिभाशाली भोज का एक अतिरिक्त निमंत्रण है, तुम इसे ले लो। इशिका ने एक काला निमंत्रण दिया। रुद्र बनावटी इंसान नहीं था, वह प्रतिभाशाली भोज का निमंत्रण लेने ही आया था। जब इशिका ने कहा कि यह अतिरिक्त है, तो रुद्र ने मना नहीं किया। धन्यवाद, रुद्र ने काला निमंत्रण लिया। रुद्र, ज्यादा शिष्टाचार मत करो, यह बस प्रतिभाशाली भोज का निमंत्रण है, कोई कीमती चीज नहीं। भोज शुरू होने में अभी 2 घंटे बाकी हैं, इस दौरान हम चर्चा कर सकते हैं, इशिका ने मुस्कुराकर कहा। दोनों ने रास्ते पर चर्चा शुरू की। हालांकि ये चर्चा थी, लेकिन ज्यादातर इशिका बोल रही थी और रुद्र सुन रहा था। रुद्र को इशिका से बहुत कुछ मिला, खासकर तलवार के रास्ते पर उसकी साधारण समझ, जो रुद्र को बहुत जरूरी थी। रुद्र को कुछ मिला और इशिका को भी कुछ मिला। ये फायदा उसे हैरान करने वाला था। रुद्र ने अनजाने में उसकी उलझन सुलझाई थी। इशिका जानती थी कि रुद्र अपने स्वभाव के कारण इनाम नहीं लेगा, इसलिए उसने चर्चा के बहाने रुद्र को कुछ सिखाया। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि रुद्र की तलवार कला में भले ही ज्यादा उपलब्धि न हो, लेकिन उसके कभी कभी कहे गए साधारण शब्द इशिका को प्रेरणा दे देते। यहां तक कि इसमें तलवार कला के कुछ सिद्धांत भी थे जो चाकू कला के सिद्धांतों से बहुत मिलते जुलते थे। दोनों एक दूसरे से सीख सकते थे। ये अनपेक्षित फायदा इशिका को भुला देता था कि वह रुद्र को सलाह दे रही थी। दोनों की बातचीत बढ़ती गई और वे समय कब बिता भूल गए। जब आसमान अंधेरा हुआ, रुद्र अचानक जागा और समय देखा। 2.5 घंटे बीत चुके थे। मिस इशिका, देर हो रही है, मुझे शहर लॉर्ड के महल में भोज के लिए जल्दी जाना है, रुद्र ने जल्दी कहा। ठीक है, फिर कभी समय मिले तो चर्चा करेंगे।
इशिका की इच्छा अभी पूरी नहीं हुई थी। इस बार उसे बहुत फायदा हुआ। रुद्र ने न सिर्फ उसकी समस्या सुलझाई, बल्कि तलवार कला के क्षेत्र में भी बहुत कुछ दिया। शहर लॉर्ड का महल कालीकट के बीच में है और पूरे कालीकट का सत्ता केंद्र है। कालीकट का शहर लॉर्ड दायान राजवंश ने नियुक्त किया है, जो कालीकट को संभालता है और इसके सारे काम देखता है। शहर लॉर्ड का महल हर 3 साल में प्रतिभाशाली भोज आयोजित करता है और निमंत्रण कालीकट के नियंत्रण में आने वाले युवा प्रतिभाशाली लोगों के लिए होते हैं। पहला, कालीकट के युवा नायकों को आपस में बातचीत और तरक्की के लिए प्रोत्साहित करना, और दूसरा, इन युवा नायकों को अपने साथ जोड़ना। गार्ड ने जांच की, फिर रुद्र ने काला निमंत्रण रखा और शहर लॉर्ड के महल में घुस गया। कालीकट का शहर लॉर्ड महल बहुत शानदार है। अंदर की सजावट जेड से बनी है, दीवारों में चमकते मोती जड़े हैं और चारों तरफ की सजावट 10,000 बार शुद्ध किए गए लोहे से बनी है। पहले हॉल में घुसते ही रुद्र ने कई युवा लड़के लड़कियों को देखा। ये लोग बहुत अच्छे कपड़े पहने थे और कईयों ने कीमती चीजें पहनी थीं। अजनबी चेहरों को देखकर रुद्र को बोरियत हुई, लेकिन स्नेहा को ढूंढने के लिए उसे धैर्य से एक एक को देखना पड़ा। रुद्र, दुष्यंत। रुद्र ने पास आते दुष्यंत को हैरानी से देखा और पूछा, तुम यहां क्यों? हमारे नॉर्थ रिवर संप्रदाय के नेता को निमंत्रण मिला और उन्होंने मुझे आने को कहा। मेरे पास कोई चारा नहीं था। यहां घूमने के बाद मुझे ज्यादा लोग नहीं पता। लोगों ने सुना कि मैं नॉर्थ रिवर संप्रदाय से हूं, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं जाने वाला था, लेकिन तुम यहां मिल गए। ये कहते हुए दुष्यंत को कुछ याद आया और उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उस दिन टूटी तलवार की गुफा में कई लोग मर गए। मुझे लगा तुम भी मर गए। वैसे उसके बाद क्या हुआ? तुम्हें उस वक्त का हाल नहीं पता? रुद्र ने पूछा। नहीं पता। उस समूह से मिलने के बाद मैं बेईशुआन संप्रदाय के बाकी लोगों को लेकर बाहर निकल गया। मोवू और बाकी बाहर नहीं आए, तो मुझे नहीं पता कि बाद में क्या हुआ। दुष्यंत ने कहा। कोई और जिंदा नहीं बचा, सिर्फ वरुण और कुछ लोग बचे। रुद्र ने साधारण तरीके से कहा। बस जिंदा रहे। दुष्यंत ने आह भरी। वह इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने टॉपिक बदला। रुद्र, मैंने देखा तुम इधर उधर देख रहे हो। क्या किसी को ढूंढ रहे हो? मैं अपनी बहन स्नेहा को ढूंढ रहा हूं। स्नेहा अपनी गुरु कुषाण संरक्षक के साथ है। दुष्यंत ने रुद्र को देखा और बोलने में हिचकिचाया। रुद्र ने दुष्यंत का चेहरा देखा और भौहें सिकोड़ कर कहा, जो कहना चाहते हो कहो, चिंता मत करो। रुद्र, मैंने अभी देखा कि कुषाण संरक्षक स्नेहा को दूसरी भीतरी हॉल में ले गई। फिर स्नेहा बाहर भागी। उस वक्त उसकी हालत ठीक नहीं थी। वह सुस्त और उलझन में थी। मुझे ठीक से नहीं पता क्या हुआ, लेकिन कुषाण संरक्षक उसे बाहर खींचकर वापस ले गई। दुष्यंत ने अपनी आवाज धीमी की और कहा, पता नहीं मैंने गलत देखा या नहीं। जब स्नेहा बाहर आई तो मुझे लगा कि उसकी आंखों के कोनों में आंसू थे। आंखों के कोनों में आंसू? तुम्हें यकीन है? रुद्र का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। शायद मेरी आंखों का धोखा हो, दुष्यंत ने थोड़ा सोचकर कहा। इस समय रुद्र दूसरी भीतरी हॉल की ओर दौड़ा। रुद्र, तुम्हारे पास सिल्वर निमंत्रण नहीं है, तुम मनमाने ढंग से अंदर नहीं जा सकते। दुष्यंत को कुछ याद आया और वह जल्दी से रुद्र को रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ा, लेकिन रुद्र बहुत तेज था और पलक झपकते ही दूसरी भीतरी हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया।